नमस्कार दोस्तों, मोहल्ला शिक्षा के नए कार्यक्रम में आप सबों का वापस से स्वागत। हमारी जो सीरीज चल रही है आज को इतिहास के बारे में लेकर, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज की पहली न्यूज़ देखते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास, मुगल बादशाह अकबर ने, अकबर का नाम जरूर सुना होगा आपने। मुगल बादशाह अकबर ने अहमदनगर पर विजय हासिल की थी। मतलब मुगल साम्राज्य का जिस तरह से विस्तार अकबर ने किया था और धर्मनिरपेक्षता को ही बढ़ावा देने वाला ये एक बहुत बड़ा शासक, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। छत्रपति शिवाजी आगरा में फलों की टोकरी में छिपकर औरंगजेब की कैद से फरार हुए। अब छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र से, आप अच्छी तरह से समझ रहे हो, इन्होंने फल की टोकरी में छिपकर अंग्रेजों की कैद से फरार हो गए। तो आज ये घटी थी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला 1 रुपये के सिक्के की ढलाई की। 1757, आपको याद हो 1757 में हमने लड़ाई लड़ी थी ब्रिटिश के साथ। बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, हालांकि दबा दिया गया। इसके बाद जब इनके पास सत्ता आई तो पहले रुपये की शुरुआत हुई सिक्कों को लेकर। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्रांतिकारी नेता एस सत्यमूर्ति का जन्म हुआ, जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और जेल गए। कभी कभार क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है, क्या ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिए थे? तो आपको ये काम आएगा। 1887 में इनका जन्म हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़। 19 अगस्त 1897 लंदन में पहली इलेक्ट्रिक टैक्सी का परिचालन किया गया। इलेक्ट्रिक टैक्सी, देखो 1897 में ही इसने इलेक्ट्रिक के बारे में सोचा और आज हमारा ट्रेन, अब तो मान सकते हैं कि इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। तो बहुत वक्त लगा भारत को यहाँ तक आने में, कोई नहीं, मेक इन इंडिया का तो हमारा चल ही रहा है। मेक इन इंडिया के तहत तो हम बढ़ ही रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत अभियान कनेक्ट करते रहेंगे हम लोग, आप लोग। तो क्वेश्चंस जो भी पूछे जाते हैं वो रिसेंट से पूछे जाते हैं, लेकिन बैकग्राउंड पता होना चाहिए। अगर आपने कनेक्ट कर लिया तो इजीली सॉल्व हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। भारत के 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का जन्म। मैं यहाँ पे इसलिए डाल रहा हूँ, इसको डाला है कि 9वें नंबर के थे राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा। राष्ट्रपति के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता ही हैं आपको। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। संचार उपग्रह सिनकॉम-3 का प्रक्षेपण किया गया, आज ही के दिन किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़। सोवियत संघ ने, यूएसएसआर उस समय बोला जाता था, अभी तो रूस बोलते हैं हम लोग, लेकिन उस समय यूएसएसआर, सोवियत संघ ने शहरी सागान में परमाणु परीक्षण किया। शहरी सागान किस चीज़ से रिलेटेड है? तो रशिया से रिलेटेड है। न्यूक्लियर टेस्ट किया, ये ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। भारत की परमाणु नीति, मतलब भारत की जो एटॉमिक पॉलिसी थी, उसके मसौदे से नारा G8, देखो पहले हुआ करता था G8, ये 1999 की बात है। अभी है क्या है? G7, जिसमें रशिया को बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि उसने क्रीमिया को हड़पा था, क्रीमिया पे शासन कर लिया था। तो अब G8 नहीं है, अब G7 है, ये जरूर ध्यान रखना। लेकिन G8 के देशों ने सभी तरह की मदद पर रोक लगाने की घोषणा की। जब हम परमाणु परीक्षण करने वाले थे, किए थे, तो इस तरह की घटना, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, अब यूएसए तो सबसे पहले था जो NPT लेकर आया था, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी लेकर के आया था, और उसने तो सबसे ज़्यादा रोका था। और वही यूएसए है जो आज हमारी मदद करता है। तो वक्त बदलता है तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आज ही के दिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस महाजती सदन का शिलान्यास किया था, ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आज ही के दिन उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, 1949 में ये आज ही के दिन बनी थी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आज ही के दिन स्पुतनिक 5, यहाँ पे आपको सिर्फ इतना बताऊं कि जो स्पेस में हम बहुत लंबे लंबे कार्य कर रहे हैं, तो पहली छलांग यूएसएसआर उस समय, फिर से वापस से कह रहा हूँ, हुआ करता था। और स्पुतनिक 5 और अंतरिक्ष यान से 2 कुत्ते और 3 चूहों को अंतरिक्ष में भेजा गया था। और उसके बाद 60 के बाद 1961 में यूएसए ने भी यूरी गागरन को तो सीधे मानव ही भेज दिया। तो एक लंबी छलांग, मतलब मानव का एक अलग तरह का परीक्षण का, रिसर्च का एक तरीका निकल करके आया। और आज तो भारत भी, इसरो हमारा जो है बहुत सारे कार्य कर रहा है। चंद्रयान 2 हमने अभी भेजा था
आपको पता ही है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आज ही के दिन दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी गूगल ने अपने शेयर बाजार में उतारे थे। देखो इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट बस इतना है क्या गूगल का शेयर है। तो आप बड़ी बड़ी जो कंपनी होंगी उनका तो शेयर होगा ही ना स्टॉक मार्केट में, क्योंकि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी होंगी, तो उसी से तो पैसे आते हैं। थोड़ा सा कोशिश करते हैं G8 की जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, इसी को G7 आज हम कह रहे हैं। आजकल G7 के नाम से ही इसको जाना जाता है। इसको समझने की कोशिश करते हैं, मतलब आज से समझ लो, थोड़ा सा इसमें एग्जीगरेट कर रहे हैं हम, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो G7 है, ये G7 है क्या? पहला सवाल ये है, इट इज़ अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो इंटर गवर्नमेंटल का मतलब क्या होता है कि अगर 2-4 देश, 5 देश, 10 देश मिलकर के अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, इसको इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये अरब ऑयल क्राइसिस के बाद 1975 में, कब अच्छा क्वेश्चन बनता है, 1975 में एज अ इनफॉर्मल फोरम डिस्कस करने की बात कही गई। मतलब 1975 से ये शुरुआत हुआ। अब देखो यहाँ पर एक टर्म और है कि आखिर ये इसकी शुरुआत क्यों, आखिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि एक तो इकोनॉमी में अच्छा काम हो सके, और दूसरा क्या है, टेररिज्म वगैरह से रिलेटेड कुछ बातें हों जिस पर वर्क हो सके, और इसके बाद जो है सो और भी जो आर्म्स कंट्रोल है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, मतलब ये सारे देश मिल करके एक प्लेटफॉर्म के थ्रू एक नए डायमेंशन से आगे बढ़ सके। अब देखो इसमें कौन कौन सा देश है, तो जरा सा इसको रटने की कोशिश करते हैं। एकदम सिंपल है। देखो विश्व का सबसे बड़ा किंग कौन है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन था? तो सबसे बड़ा जो किंग है वो यूएसए। आपको अच्छी तरह से पता है ये। तो यूएसए हो गया। यूएसए का में ही एक कंट्री है कनाडा, तो कनाडा है। यूएसए के बाद कनाडा। देखो नॉर्थ अमेरिका में हो गया यूएसए और कनाडा। अब आते हैं यूरोप में। यूरोप में भारत को गुलाम बना के किसने रखा था? यूके ने, मतलब ब्रिटेन ने। तो ब्रिटेन, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी तो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी तो ब्रिटेन लड़ा था, तो वर्ल्ड वॉर से कनेक्ट कर सकते हो ब्रिटेन। ब्रिटेन के बाद आपका उसका सबसे अच्छा दोस्त आप कह सकते हो वर्ल्ड वॉर के समय फ्रांस। ब्रिटेन के बाद कौन? फ्रांस। यूरोप में 2 कंट्री हो गए, ब्रिटेन और फ्रांस। और फ्रांस का दुश्मन कौन? जर्मनी और इटली। जर्मनी और इटली फ्रांस का दुश्मन आप कह सकते हो। तो नॉर्थ अमेरिका में हमने देखा कौन सा? नॉर्थ अमेरिका में हमने यूएसए देखा, कनाडा देखा। दूसरा यूरोप में हमने यूके देखा, ब्रिटेन जिसने भारत को गुलाम बना रखा था। फ्रांस देखा, फ्रांस का दुश्मन कौन? जर्मनी और इटली। और इटली के बाद आपको पता है किसकी बात, जो सबसे ईस्ट में है, जापान। बस हो गए हमारे 7 कंट्री। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। अब देखो अभी क्या है कि अभी इसका इनफॉर्मल सबमिट होना था, फॉर्मल सबमिट होता है हर साल। तो इसकी जो चेयरमैनशिप होती है अभी यूएसए के पास है। यूएसए के बाद रोटेट होता है, कोई फिक्स नहीं होता है। उसके बाद फ्रांस के पास चला जाएगा, फ्रांस के बाद जो है उसके बाद ब्रिटेन के पास चला जाएगा, तब तो यूएसए के पास था। अभी देखो हुआ क्या है, ये कंटेक्स्ट में न्यूज़ में भी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि असल में यहाँ पर यूएसए के जो राष्ट्रपति है प्रेसिडेंट ट्रंप, इन्होंने कहा है इसके एक्सपेंशन की बात, G7 से 11 की बात कहा है। अब 11 में कौन कौन सा कंट्री, तो आपको बताऊं, रसिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ये 2-4 कंट्री को और जोड़ा जाए। अब देखो यहाँ पर एक बात समझने वाली बात है, आखिर ट्रंप, यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप ने क्यों कहा इन सबको जोड़ने के लिए? यस, बहुत अच्छी बात है। इसलिए कहा क्योंकि चाइना को काउंटर करना है। तो चाइना को काउंटर करने का एक बहुत बड़ा अच्छा मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो ये डायमेंशन है, इस तरह से डायमेंशन बनता है। हालांकि अगर क्रिटिसिज्म की बात करें इस G7 की, तो उतना बड़ा भी काम नहीं कर पाया, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक के समय यह कहीं कुछ दिखाने ही कहीं कुछ फंक्शन कर सके WHO के थ्रू या फिर और भी चीज़ के थ्रू। दूसरा, क्लाइमेट चेंज इशू पे G7 कंट्रीज अकाउंट फॉर 59% ऑफ डिस्ट्रिक्ट ग्लोबल CO2 इमिशंस। मतलब सीधा नॉर्मल बात समझो कि कार्बन इमिशंस को रोकने के लिए इन्होंने बात कही, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो बातें करते हैं लेकिन सफलता कितनी मिलती है,
ये भी एक अलग तरह का डायमेंशन होता है। तो इस तरह से हमने ये एक डायमेंशन देखा। एक और डायमेंशन की चर्चा करना पसंद करूंगा, जो जी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि आखिर में हमने रशिया को बाहर क्यों फेंका। तो क्रीमिया एक जगह है, 2014 के आसपास रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था, मतलब उस पर कब्जा कर लिया था, तो इनको बाहर निकाल दिया गया। अब यहाँ पे कंटेक्स्ट एक और बात है कि इनको फिर से वापस लाने की बात कही जा रही है। कुछ कंट्री कह रहे हैं, कुछ कंट्री विरोध कर रहे हैं, और यूरोपियन कंट्री से भी कुछ कंट्री विरोध कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों कह रहा है? तो यूएसए तो सबसे पहले इसलिए कह रहा है क्योंकि साइबर में, आपको याद हो तो साइबर से जासूसी करता है ये रशिया, और रशिया का चाल, मतलब इस तरह से ग्लोबली इस G7 ग्रुप के अंदर रशिया को नापसंद किया जाता है और भारत को एज ऑब्जर्वर ही बुलाया जाता है। तो भारत जो है सो इसके अंदर एंट्री अगर मारें तो एंट्री मारने के बाद एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे एक तो चाइना को काउंटर किया जा सकता है, दूसरा टर्म इकोनॉमी में हमारे रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट है G7 कंट्री के। अब से डेली जो भी टॉपिक उसमें से कोई दिखेगा जिस पे डिस्कस किया जा सके, कोशिश करूंगा कि डिस्कस करें। तो आज इतनी सारी बातें हमने देखी। जय हिंद, जय भारत।